नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना पर स्वागत करता हूं। और हम MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और इस सीरीज को हम लगातार आपके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज इस सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। पहली चीज तो ये समझिए कि ट्राइसोमी क्या होती है। गुणसूत्र मानव शरीर में 46 पाए जाते हैं। अगर हम पेयर में बात करें तो पेयर होते हैं 22+1। ये 22 जो हैं ये ऑटोसोम होते हैं या इन्हीं को कायिक गुणसूत्र कहा जाता है। और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। या इसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिसके कारण से पैदा होने वाले नवजात शिशु का लिंग डिसाइड होता है या सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो जो 22 पेयर्स पाए जाते हैं उसमें से जो 21वां पेयर है 21 पेयर है, तो एक पेयर में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक पेयर में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और दूसरा एक्स, या एक एक्स या वाई, या और भी जो जेनेटिक कोड है उसके आधार पर। अगर उस पेयर में कहीं पे ट्रिपलिंग हो जाएगी, मतलब 3 गुणसूत्र हो जाएं, तो उसे कहा जाता है ट्राइसोमी होना। अर्थात एक पेयर में 3 गुणसूत्रों का पाया जाना क्या कहलाएगा? ट्राइसोमी कहलाती है। और ये ट्राइसोमी जो है अगर 21वें पेयर में होती है तो इसको कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? याद रखें, 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान है, यात्री सुरक्षा अभियान है, निर्भया नारी अभियान है, लेकिन अन्नपूर्णा योजना जो है वो इस अभियान में शामिल नहीं है। इसलिए इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा अन्नपूर्णा योजना। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? लेथाइरिज्म जो है वो अरहर जैसी दिखने वाली एक दाल जिसे खेसरी दाल कहते हैं, ठीक है ना, सामान्य गांव की भाषा में उसको बटरा कहते हैं, उसके कारण हमारे बघेलखंड में उसको बटरा कहते हैं, वही खेसारी दाल कहलाती है या खेसरी दाल कहलाती है। इसको खाने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा वो होगा खेसरी दाल। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए हैं? एक चीज याद रखिए, 2 प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं हमारे यहाँ। एक को PSLV कहते हैं और एक को GSLV कहते हैं। यदि पोल से पोल अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चक्कर करने के लिए कोई सैटेलाइट छोड़ा गया है तो उसको कहा जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और यदि वो भूकक्षीय कक्षा में मतलब जियोसेंट्रिक फेज में अगर वो घूम रहा है तो उसे कहा जाता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के हैं। तो अभी जो छोड़े गए हैं वो छोड़े गए हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा, और उसका नाम था PSLV C-37। क्या नाम था? PSLV C-37 नाम था। तो इसको आप याद रखेंगे कि PSLV C-37 द्वारा 104 सैटेलाइट को छोड़ा गया है। चले अगला क्वेश्चन। ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। डेसिबल में क्या नापा जाता है? ध्वनि नापी जाती है। ठीक है ना। PPM में क्या नापा जाता है? वायु की प्रदूषण स्तर को। डॉब्सन इकाई द्वारा जो है वो नापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को। ओजोन परत की अगर मोटाई को हम नापेंगे तो वो किसके द्वारा नापी जाती है? डॉब्सन इकाई द्वारा या डॉब्सन यूनिट द्वारा, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर डॉब्सन और उन्हीं के द्वारा इस यूनिट को दिया गया, इसलिए उनके सम्मान में इसे डॉब्सन यूनिट कहा गया है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की अर्थात क्लेविकल बोन्स की संख्या कितनी होती है? तो क्लेविकल बोन होती है 7। ठीक है, थोरैसिक बोन अर्थात वक्षगुहीय जो बोन है
थोरैसिक बोन वो होती है 12, लंबर रीजन में लंबर होती हैं 5 और सैक्रल रीजन में भी 5 होती हैं, जबकि वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम अर्थात रीढ़ की हड्डी में 33 होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया है वो कहाँ पूछा गया है, क्लैविकल रीजन में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका उपयुक्त आंसर है। ठीक है, चले अगला। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है 2013 में। अंतर्ग्रहीय अर्थात मिशन मार्स के लिए जो पहली बार भेजा गया वो 2013 में भेजा गया था। ठीक है, चले। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? तो ये पारित किया था 1974 में। इसे याद रखिएगा कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी फर्स्ट, एसडीजी सेकेंड और एसडीजी 9 क्या दर्शाते हैं? आपको याद रखिएगा कि एसडीजी 1 जो है वो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कोई गरीबी नहीं, भूखमरी उन्मूलन और उद्योग नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। तो इसका आंसर फर्स्ट जो है वो इसका उपयुक्त आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्न में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो स्वपोषी घटक तो नहीं है क्योंकि कवक है, ठीक है ना, तो ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे, और अजैविक भी नहीं है क्योंकि जिंदा है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन बचते हैं, उपभोक्ता और अपघटक। तो कवक जो है वो उपभोक्ता, कंज्यूमर भी है और डीकंपोजर भी है, ठीक है ना, तो कंज्यूमर भी है ये और डीकंपोजर भी है, इसलिए इसके दोनों आंसर आयोग ने सही माने हैं कि ये उपभोक्ता भी हैं और अपघटक भी हैं। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर भी मौलिक अधिकार जो हैं वो ओवरराइट करेंगे या ओवरलैप करेंगे। तो इसका एक केस आया था जो था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 में, ठीक है ना, और इस केस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पे जो मौलिक अधिकार हैं वो ओवरलैप या ओवरराइट कर जाएंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, गलत है। याद रखिएगा, कभी भी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच अगर मतभेद होता है तो अंतिम निर्णय जो है वो चुनाव आयुक्त का ही होगा और वही सत्य माना जाएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है यहाँ पे, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो ये बाकी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी यदि, पहला ऑप्शन है कि यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 53 में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 239 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 243 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है, और यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। तो यदि अनुच्छेद 279 का क्या है, ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है, और इसके लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर सकेगा, जो पहला ऑप्शन है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की नियुक्त करने के योग्य है, दूसरा है जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो,
तीसरा ऑप्शन है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, और चौथा है जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। देखिए, अगर यहां पर राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल होता तो पहला ऑप्शन सही हो जाता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में राष्ट्रपति के बारे में, इसलिए जो इसका उपयुक्त आंसर है वो हो जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है उस व्यक्ति को राष्ट्रपति वहां का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी बना सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, के एम मुंशी किससे संबंधित है? तो के एम मुंशी जो है डॉक्टर बी आर अंबेडकर के साथ रहे हैं, और बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के, संविधान प्रारूप समिति के कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और उनके साथ के एम मुंशी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो संविधान प्रारूप समिति के जो थे तो वो के एम मुंशी संविधान प्रारूप समिति से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? जब भारत संघ पर कोई आपातकाल लगता है तो संघ मंत्रिमंडल द्वारा अगर ये सलाह दी जाएगी कि भारत संघ पर कोई आपातकाल की स्थिति निर्मित है तो राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह लेंगे और उसके बाद भारत पर 352 अनुच्छेद अधिरोपित कर दिया जाएगा और भारत आपातकाल की स्थिति पे चला जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। सत्य है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सही है वो कौन सा है? केवल पहला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किसमें दी गई है? तो याद रखिए, ग्राम पंचायत का पूरा वर्णन अनुसूची 11 में है, नगर पालिका का पूरा वर्णन अनुसूची 12 में है, और संघ राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, वो अनुसूची 7 में है। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, चले, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो भिम्मा जनजाति जो है वो बैतूल और छिंदवाड़ा रेंज में पाई जाती है, ये आपका सही आंसर होगा। सॉरी, मांडवरा त्योहार मतलब रंग पंचमी, आप समझिए, जो सूखे गुलाल से खेली जाती है रंग पंचमी के अवसर पर, सूखे रंग और गुलाल से खेली जाती है, और ये कौन खेलता है? गोंड जनजाति खेलती है। कौन खेलता है? गोंड जनजाति द्वारा खेला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोंड जनजाति। नेक्स्ट, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं? भील जनजाति से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भील जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है ना, टंट्या भील जनजाति से संबंधित है ये। ठीक है, तो महानायक टंट्या मामा जो हैं वो किससे संबंधित हैं? भील जनजाति से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भीलों की एक उपजाति है भिलाला, तो ये भिलाला जनजाति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो बादल भोई जो है ये प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, जिनके नाम पे एक संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रीय कबीर सम्मान नहीं दिया जाता, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान ये भी नहीं दिया जाता, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान ये भी नहीं दिया जाता। कौन सा दिया जाता है? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बिरहा जो है वो किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा गाया जाता है।
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि गौड़ जनजाति के जो पुरुष वर्ग है वो जंगल में लकड़ियों के काटने के लिए या इन चीजों के लिए चला जाता है, तो उनके विरह में, उनके दुख में ये गायन उनके घर की महिलाएं अपने घर में करती हैं कि जो प्रियतम है वो दूर है, इसलिए वो बिरहा गाया जाता है। ठीक है, तो ये गौड़ आदिवासी महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ठीक है ना, ठक्कर बापा राष्ट्रीय सम्मान, वीर शंकर शाह या रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ये जो क्वेश्चन आया था इसमें से जो चारों ऑप्शन हैं वो नहीं मैच करते, इसीलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन आंसर है वो इनमें से चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम से चल रही है? किसके नाम से चल रही है? तो दलपति शाह और रघुनाथ शाह के नाम से नहीं चल रही, इन दोनों के नाम से चल रही है। टंट्या भील के नाम से भी चल रही है और बिरसा मुंडा के नाम से भी। तो आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष क्या है? तो वन्या का जो स्थापना वर्ष है वो है 1980। क्या है? वन्या का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1980 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, ठीक है ना, सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो की न्यूनतम सीमा जो है वो 10/29 थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया। कितना कर दिया गया? तो 2007 से उसे बना दिया गया है 25%। SLR जो है वो बैंक को पहले RBI के पास जमा करना होगा, उसके बाद आप कोई भी बैंक आगे या NBFC कंपनी खोल सकेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, GDP में बाह्य ऋण का अनुपात कितना था? तो इसमें बाह्य ऋण का जो अनुपात है वो था 18.6% का। ठीक है, चलिए। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो है केवल 2%। कितना? मध्य प्रदेश आज भी टोटल कारखानों का केवल 2% है, केवल 2%। पहला G20 शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? यह हुआ था सन 2008 में। तो दो ऑप्शन है। अब कहां हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका के वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किसके लिए है? तो ये किसानों को स्मार्ट फोन खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नहीं है। कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु, उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। पूरे राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों का एक स्थापित करने के लिए ये भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज के ये आपके सारे क्वेश्चन थे। यही सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।